लीगल सिस्टम जो बेल इज ए रूल जेल इज एन एक्सेप्शन को एम्फेसाइज करता है ने अभी तक इस प्रिंसिपल को उमर खालिद के मामले में अभी तक लागू नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने हालांकि अगस्त 2023 में टिप्पणी की थी कि बेल इज ए रूल विशेष कानूनों जैसे यूएपीए के तहत भी लागू होती है। हालांकि ये सिद्धांत अभी तक अगर देखा जाए उमर खालिद को लाभ नहीं पहुंचा सका है। क्या है सारी वजह जानने की और समझने की इस पूरे वीडियो में हम कोशिश करेंगे। उमर खालिद के केस को समझने की कोशिश करेंगे। उमर खालिद का केस सिर्फ एक इंडिविजुअल की गिरफ्तारी भर का मामला नहीं है, बल्कि ये इंडियन लीगल और जुडिशियल सिस्टम और जस्टिस सिस्टम की मौजूदा फंक्शनिंग का रिफ्लेक्शन भी है। इस केस ने यह साबित कर दिया है कि यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जैसे स्ट्रिक्ट लॉज का इस्तेमाल सिविल लिबर्टीज और बेसिक राइट पर किस हद तक इंपैक्ट डाल सकता है, असर डाल सकता है, क्या उसका प्रभाव हो सकता है, वो उमर खालिद के केस से पता लगता है। एक्चुअल में उमर खालिद पिछले 4 साल से तिहाड़ जेल में हैं, बगैर ट्रायल के हैं, बगैर बेल के हैं, जो जुडिशरी सिस्टम की सीरियस वीकनेस को जाहिर करता है। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर उन्हें बेल अभी तक क्यों नहीं मिली, जबकि उनके कई साथियों को बेल मिल चुकी है। यूएपीए के तहत अरेस्टेड लोगों को बेल लेना बहुत मुश्किल होता है। इस लॉ का जो सेक्शन 43D सब सेक्शन 5 है, उसके अकॉर्डिंग अगर कोर्ट को लगता है कि अक्यूज के खिलाफ प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया केस है तो बेल नहीं दी जाएगी। और यही वजह है कि उमर खालिद जैसे इंडिविजुअल लंबी ड्यूरेशन तक जेल में रह सकते हैं। कई सारे और लोग भी हैं जो लंबे समय से जेलों में हैं, जो कि यूएपीए के तहत बंद हैं, और कई बार बेल एप्लीकेशन देने के बावजूद कोर्ट्स ने खालिद की बेल को रिजेक्ट कर दिया, जबकि उनके साथियों को रिलीज कर दिया गया। यह मसला सिर्फ उमर खालिद तक लिमिटेड नहीं है, यह यूएपीए के तहत अरेस्टेड दूसरे लोगों की भी प्रॉब्लम्स को भी रिफ्लेक्ट करता है, उनकी कहानी स्टोरी को जाहिर करता है। कई लोग सालों तक ट्रायल की शुरुआत से पहले ही जेल में रहते हैं, जो इस लॉ के मिस यूज को दिखाता है कि आपका ट्रायल नहीं हो रहा है, आपको बेल नहीं मिल रही है और आप 4-4 साल जेल में रह रहे हैं। ये कितना बड़ा मामला लीगल सिस्टम में बनता है, आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। 4 साल की लंबी डिटेंशन ये सवाल उठाती है कि किसी इंडिविजुअल को ट्रायल के बिना इतनी लंबी ड्यूरेशन तक कैसे कस्टडी में रखा जा सकता है। और संविधान का आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का जो लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का राइट देता है, इन हालात में सस्पेंडेड सा लगता है। ऐसा लगता है कि इमरजेंसी जैसा सिचुएशन हो कि किसी को राइट टू लिबर्टी और लाइफ नहीं मिल रही है। खालिद ने कई बार बेल के लिए एप्लीकेशन दी, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है, लेकिन हर बार उन्हें डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ा। आखिर क्यों? क्या उमर खालिद इस देश का नागरिक नहीं है? अगर उनके खिलाफ कोई आरोप है तो आरोप के आधार पर उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये एटीट्यूड लीगल सिस्टम की उस क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठाता है जो कहती है कि बेल एक राइट है और कस्टडी एक्सेप्शन। खालिद के केस में बार बार बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट करने से जुडिशियल सिस्टम की जो फंक्शनिंग है उस पर सीरियस क्वेश्चंस उठते हैं, आलोचक उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ सीनियर एडवोकेट्स हैं वो सवाल उठा रहे हैं। खालिद के ट्रायल में बार बार डिले हो रही है। आखिर क्यों? पिछले 11 महीने से अगर देखा जाए तो 14 बार उनकी हियरिंग जो है पोस्टपोन की गई। कभी लॉयर एब्सेंट होते हैं, कभी जजेस की कमी होती है, कभी दूसरी प्रॉब्लम अराइजेस होती है, और ये डिलेज ट्रायल को अगर देखा जाए तो 2024 तक पोस्टपोन कर चुकी है। अभी तक उनको बेल नहीं मिली है। 5वां साल उनका जो है जेल में तिहाड़ में शुरू हो चुका है। ये सिर्फ खालिद के साथ नहीं हो रहा, बल्कि कई दूसरे यूएपीए के तहत अरेस्टेड लोगों के साथ भी हो रहा है। ये डिले ये दिखाता है कि ट्रायल की डिले भी एक तरीके की पनिशमेंट है। ये पनिशमेंट दिया जा रहा है। क्या ट्रायल में पनिशमेंट दिया जा सकता है? क्या लीगल सिस्टम इसकी इजाजत देता है, जिससे इंडिविजुअल का टाइम और लिबर्टी दोनों वेस्ट होती है? दोनों पर क्वेश्चन आता है। ये बड़े सवाल हैं, ये हमारे लोकतंत्र के जीवंत होने के लिए बहुत जरूरी है। खालिद का केस ये दिखाता है कि यूएपीए का यूज सिर्फ टेररिस्ट एक्टिविटीज को रोकने के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि पॉलिटिकल और सोशल डिसेंट को सप्रेस करने के लिए भी इसका मिसयूज किया जा सकता है, और आरोपी कहते हैं कि किया जा रहा है। फरवरी 2020 के जो दिल्ली राइट्स हुए थे, खालिद को उसमें कॉन्स्पिरेसी रचने के चार्ज में अरेस्ट किया गया था। उन्हें मेन कॉन्स्पिरेटर माना गया था। उन पर राइट्स इंसाइट करने की कॉन्स्पिरेसी का चार्ज लगाया गया, जो एक ऐसी स्पीच पर बेस्ड था जो उन्होंने दंगों से महीनों पहले दिया था। यह एक बड़ा सवाल है। यह भी एक जांच का विषय है कि इस पर कोर्ट क्या निर्णय लेगा। और आलोचना की जाती है कि इस तरीके के लॉज जो हैं अक्सर माइनॉरिटीज और डिसेंटिंग वॉइस को सप्रेस करने के लिए यूज होते हैं। और खालिद का मामला ये प्रूव करता है कि कैसे स्टेट
पॉलिटिकल डिसेंट को सप्रेस करने के लिए स्ट्रिक्ट लॉज का जो यूज है वो करती है, सहारा लेती है। और ये एक बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों का खालिद की बेल एप्लीकेशन पर अलग अलग पर्सपेक्टिव है। कुछ केसेस में कोर्ट ये मानती है कि यूएपीए के तहत भी बेल मिलनी चाहिए, लेकिन खालिद के केस में बेल देने को का जो मैटर था उसे रिजेक्ट कर दिया गया। इससे कोर्ट्स पर डबल स्टैंडर्ड अपनाने का आरोप लगा और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े साहब हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग बेंचों द्वारा एक ही मुद्दे की अलग अलग जो इंटरप्रिटेशन को एक वजह माना है, एक मेन रीजन माना है, इंपॉर्टेंट कारण माना है, रीजन माना है, जो एक अहम लीगल प्रोसीजरल कंसर्न है। और इसीलिए संजय हेगड़े ने ये बात कही है कि पॉलीवोकल नेचर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की वो आलोचना करते हैं और आलोचना उनके अनुसार की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में कहा है कि बेल जो है एक राइट है और उसे आसानी से मिलना चाहिए, और डेफिनेटली बेल मिलना चाहिए, आरोप तय होने चाहिए, मुकदमा आगे बढ़ना चाहिए और जिसने जो जुर्म किया उसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जेल में रख करके पनिशमेंट, ये एक सवालिया निशान करता है। और खालिद जैसे केसेस में ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं हो पाया। ये एटीट्यूड न सिर्फ इंडिविजुअल्स के राइट को लिमिट करता है बल्कि जुडिशियल सिस्टम पर भी पब्लिक ट्रस्ट को भी वीकन करता है। क्यों? क्योंकि आप पब्लिक का जो विश्वास है वो कोर्ट पर होता है, कोर्ट में उसे न्याय मिलने की पूरी उम्मीद होती है। लेकिन खालिद के केस में ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। खालिद का केस कई लीगल प्रेसिडेंट्स को सामने लाता है। कोर्ट्स ने कई बार कहा है कि यूएपीए के तहत भी जस्टिस के बेसिक प्रिंसिपल्स अप्लाई होने चाहिए, जिसमें स्पीडी जस्टिस का राइट शामिल है। अब ये स्पीडी जस्टिस का राइट शामिल है, हम इस राइट को देने की बात करते हैं, लेकिन खालिद के केस में ये प्रिंसिपल सस्पेंडेड से लगते हैं। आखिर क्यों? ये एक बड़ा सवाल है, इसको समझने और जानने की जरूरत है। ये किसी धर्म का विषय नहीं है, ये कानून का विषय, सबको इस पर विचार करना चाहिए। और यूओपीए का जो स्कोप है उसके यूज पर नए सिरे से रिकंसिडरेशन की जरूरत है और इस लॉ का प्रॉपर यूज टेररिज्म जैसी जो सीरियस इंसिडेंट्स हैं उनको रोकने के लिए होना चाहिए, टेररिस्ट को पनिश करने के लिए होना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल डिसेंस को सप्रेस करने के लिए या विरोधियों को सप्रेस करने के लिए। खालिद उमर केस ने यह क्लियर किया है कि इस लॉ का यूज अक्सर पॉलिटिकल और सोशल डिसेंट को क्रश करने के लिए किया जा सकता है और ऐसा आरोप अपोजिशन लगाता भी रहा है। बेल के इशू पर लीगल सिस्टम में रिफॉर्म की सख्त जरूरत है। सिर्फ एलिगेशन के बेसिस पर लंबे समय तक किसी भी इंडिविजुअल को अगर कस्टडी में रखा जाता है, जेल में रखा जाता है, तो ये जस्टिस के फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है उसके खिलाफ है। और जस्टिस इज डिलेड, जस्टिस इज डिनाइड, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब है लीगल टर्म में। कोर्ट्स को बेल एप्लीकेशन पर ज्यादा केयरफुल कंसिडरेशन करना चाहिए, खासकर जब स्ट्रिक्ट लॉज अप्लाई हो रहे हो। ये इंपॉर्टेंट चीजें, इनको ध्यान देने की जरूरत है। और अगर हम डिलेज को खत्म करने के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाई जानी चाहिए। क्या इस तरह के मैटर्स को स्पेशल कोर्ट्स के जरिए से, स्पीडी ट्रायल के जरिए से, यूएपीए और दूसरे स्टेट लॉ के तहत जो केसेस हैं उनकी हियरिंग करके जल्द से जल्द स्पीडी जस्टिस का न एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, बल्कि जो मुजरिम है उसको न्याय के कटघरे में भी खड़ा करना चाहिए। और सिर्फ लफ्जों में नहीं बल्कि प्रैक्टिकली हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि जस्टिस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। तो ये डेफिनेटली एक मेरा नजरिया था। कई रिनाउंड जो पोर्टल हैं, ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स हैं, उन्होंने उमर खालिद के केस पर जो है अपनी स्टोरीज को कवर किया है। मुझे लगा कि मुझे भी इस पर बोलना चाहिए, क्योंकि ये केस दिखाता है कि स्टेट को सिक्योरिटी और सिविल लिबर्टीज के बीच बैलेंस बनाने की जरूरत है। और इस केस ने लीगल सिस्टम की वीकनेस और जुडिशियल एटीट्यूड को एक्सपोज किया है और यूएपीए जैसे लॉ पर रिकंसिडरेशन की सख्त जरूरत है। इस बात को हाईलाइट किया जाना चाहिए। एक्चुअल में मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू को उजागर करना है। हम किसी भी किसी क्राइम को ना तो सपोर्ट करते हैं ना उसका समर्थन करते हैं, बल्कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो मोटे तौर पर यह है कि कोई भी अगर मुजरिम है उसको सजा मिलनी चाहिए, उसे पनिशमेंट उसके किए गए जुर्म के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए, लेकिन उसको पनिशमेंट जेल में रख करके विदाउट बेल, विदाउट ट्रायल दिया जाना, ये लीगल सिस्टम का मिसयूज दिखाता है और कहीं ना कहीं लीगल सिस्टम में जो पब्लिक का ट्रस्ट है उसको वीक करता है। उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, क्योंकि जो एक आम नागरिक होता है उसका विश्वास और उसकी ताकत जुडिशियल सिस्टम में होती है। उसे ये
100% विश्वास होता है कि अगर मेरे साथ किसी भी स्टेज पर किसी भी तरीके का मेल ट्रीटमेंट होगा, मेरे साथ मेरे फंडामेंटल राइट को स्नैच किया जाएगा, तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट है जो देश के संविधान का गार्जियन है, संरक्षक है, वो हमारे संविधान के राइट में जो हमको मिले हैं उसकी रक्षा करने आगे आएगा। कैसा लगा मेरा एनालिसिस? कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू सो